हेलो दोस्तों, स्टडी विद राहुल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग भारतीय संविधान की कक्षाएं प्रारंभ कर रहे हैं और जीएस से संबंधित जो अन्य विषय हैं उनकी भी कक्षाएं आपको धीरे धीरे प्राप्त होती रहेंगी। तो भारतीय संविधान के विषय के साथ हमने एक चैप्टर आज उठाया है, संविधान सभा का गठन। तो आइए देखते हैं कि संविधान सभा का गठन के संबंध में कुछ फैक्ट हैं। देखिए, संविधान सभा का गठन जो है, संविधान सभा का गठन में एक चीज देखते हैं आपकी कैबिनेट मिशन 1946 के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। तो थोड़ा हम कैबिनेट मिशन को पहले समझ लेते हैं। देखिए, जो द्वितीय विश्व युद्ध का समय था, द्वितीय विश्व युद्ध का समय था 1939 से 45, ये लगभग द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों ने सहयोग करने से एक तो मना कर दिया था, दूसरे भारत को स्वतंत्र करने की भी मांग बहुत तेज हो उठी थी। तो जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है तो उसी समय 1945 में ब्रिटेन में चुनाव होते हैं। अब द्वितीय विश्व युद्ध के समय विंस्टन चर्चिल थे वहां के प्रधानमंत्री, लेकिन जब चुनाव होते हैं तो वहां पर क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बन जाते हैं। क्लीमेंट एटली का थोड़ा सा मतलब उदार व्यवहार देखने को मिलता है भारत के प्रति। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम मतलब आजाद करेंगे, लेकिन भारतीयों, क्योंकि भारतीयों पे जो ब्रिटिश थे वो लगभग 200 साल से मतलब उन पर शासन कर रहे थे। तो यानी 200 साल से शासन कर रहे थे, तो कहने का मतलब ये था कि अब उनके पास उतने संसाधन नहीं थे, तो क्या वह अगर उनको सत्ता स्थानांतरित कर दिया जाए तो क्या उसको वो चला पाएंगे। तो इस संबंध में उन्होंने एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। इसने क्लीमेंट एटली, जो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं, इन्होंने क्लीमेंट एटली ने कैबिनेट मिशन को भारत में भेजा और इस कैबिनेट मिशन का वो उद्देश्य था कि भारत को ब्रिटिश शासन कैसे स्थानांतरित किया जाए। इसमें 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस जो इस समिति के अध्यक्ष थे, इनके अलावा 2 अन्य सदस्य और थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। तो इन तीनों सदस्यों की जो समिति थी, इसी को कैबिनेट मिशन कहा गया। और कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था कि आप भारत में जाइए और मतलब भारतीयों को सत्ता कैसे स्थानांतरित किया जाएगी वो चला लेंगे। तो इस संबंध में उनको एक अपने लिए कानून बनाना था, तो उसके लिए वो भारत आए। तो अब देखिए, यहीं से संविधान सभा का गठन होता है। अब देखेंगे, कैबिनेट मिशन 1946 के तहत जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। यानी ये समिति आई और इन्होंने भारतीयों के जो प्रमुख नेता थे उनसे कहा कि आप अपनी समिति का एक गठन कीजिए और आप लोग अपने लिए एक संविधान बनाइए, फिर हम आपको सत्ता स्थानांतरित कर देंगे। ठीक है। अब देखिए, इसमें 389 जो मेंबर थे, ये इतने लोग चुने गए कि आपको संविधान का निर्माण करना है, जिसमें से 292 जो सदस्य थे वो ब्रिटिश प्रांत से, यानी जहां पर ब्रिटिशर्स का अधिकार था, वहीं 93 सदस्य देसी रियासत से और 4 चीफ कमिश्नरी से थे। देसी रियासतें का मतलब यह है कि जहां पर अभी भी कहीं कहीं पर रजवाड़े अपना शासन कर रहे थे, तो वो देसी रियासत थे। ठीक है। चीफ कमिश्नरी का मतलब ये कह सकते हैं आप कि जिस तरीके से उसमें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, जैसे अंडमान जो था वो चीफ कमिश्नरी के अंतर्गत आ रहा था। तो यहाँ पर आपने देखा 389 सदस्य टोटल थे और उनका विभाजन इस तरीके से था। ठीक है। वहीं पर अगर हम सदस्यों का चुनाव की बात करें तो चुनाव जो यहाँ पर था, ये कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं था, यानी कोई वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव नहीं हुआ था। इनका अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। ये अप्रत्यक्ष चुनाव था, यानी अगर संख्या की बात कभी क्वेश्चन में आपसे पूछेंगे तो 10 लाख की जनता पर एक सदस्य का चुनाव हुआ था। और एक ये प्रक्रिया थी कैसी, मनोनयन। मनोनयन आप आगे देखेंगे। मनोनयन यानी मनोनीत किए गए थे, इनका चुनाव नहीं कराया गया था। ठीक है।
अब संविधान सभा का मेंबर चुन लिए गए। अब यहाँ पर बात आई इसकी बैठक होगी। तो अभी जो सच्चिदानंद सिन्हा थे, क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग सदस्य थे उस समिति में, तो इनको क्या किया गया कि जिस दिन उसकी पहली मीटिंग हुई वहां पर उनको अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। तो यह पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो लेकिन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछ लेता है, फंसा देता है यहाँ पर कि सच्चिदानंद सिन्हा कैसे अध्यक्ष थे। तो इनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, क्योंकि अभी अगर कोई भी टीम बनती है तो उसको संचालित करने के लिए एक अध्यक्ष चाहिए, लेकिन वहां पर अभी कोई अध्यक्ष नहीं है। तो सच्चिदानंद सिन्हा जी जो थे वो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, तो उनको वहां पर अध्यक्ष मान लिया गया। लेकिन इस बैठक का जो प्रथम बैठक थी, इसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया था। और बहिष्कार करने का उनका एक मकसद यह भी था कि पाकिस्तान की मांग उठ रही थी वहां पर। जो दो प्रमुख दल थे भारत में, एक तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और दूसरा मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग के जो नेता थे वो मांग कर रहे थे कि पाकिस्तान को अलग बना दिया जाए, लेकिन उनकी मांग को इसमें माना नहीं गया था। तो ये कहीं का ना कहीं कारण था कि इन्होंने क्या किया, इस समिति का बहिष्कार किया। तो ये 9 दिसंबर डेट भी आप याद रखेंगे, क्योंकि डेट से कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। और कैसे अध्यक्ष थे, अस्थायी सदस्य थे। उसी के 2 दिन के बाद राजेंद्र प्रसाद, यानी 2 दिन 11 दिसंबर 1946 को अगली बैठक हुई, जिसके अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद को चुना गया और ये स्थायी सदस्य के रूप में चुने गए। ठीक, याद रखेंगे, सच्चिदानंद सिन्हा जी अस्थायी सदस्य थे और राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। अगली डेट यहाँ पर याद रखने वाली है 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव क्या था कि हमारा संविधान कैसा बनना चाहिए, ठीक है। और आगे आप देखेंगे कि जब संविधान बन करके तैयार होता है तो प्रस्तावना में इसका बहुत सारा भाग उसमें जोड़ा जाता है। ठीक, अब ये संविधान सभा का गठन हो गया और 22 जनवरी 1947 से इसकी शुरुआत हो जाती है। ठीक, संविधान निर्माण जब हो रहा था उस क्रम में कुल 13 समितियां बनाई गई थी और उन 13 समितियों में से कुछ प्रमुख समितियां यहाँ पर हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे और इन समितियों से बार बार क्वेश्चन हमारे एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। देखिए, सलाहकारी समिति एक थी, सलाहकारी समिति। सलाहकारी समिति के रूप में अध्यक्ष के रूप में BN राव को चुना गया था। दूसरी प्रमुख अगर समिति की बात करें तो संचालन समिति। संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। संघ समिति के अध्यक्ष के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। वहीं प्रारूप समिति, देखिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत मतलब तरीके से पूछा जाता है आपसे। प्रारूप समिति, इसको इंग्लिश में कहीं पे आपको ड्राफ्टिंग कमेटी भी लिखा मिल जाएगा। तो इसके अध्यक्ष के रूप में BR अम्बेडकर को चुना गया था। प्रारूप समिति के बारे में थोड़ा सा और जानिए। इसमें कुल 7 सदस्य थे, ठीक है। इसमें BR अम्बेडकर के अतिरिक्त 6 सदस्य थे। ये संख्या ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। कई बार क्वेश्चन से घुमा के पूछ लिए जाते हैं कि कुल कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे। यह पूछ लिया कि भीमराव अम्बेडकर के अतिरिक्त कितने सदस्य थे, तो 6 सदस्य थे। यानी कुल 7 थे और 1 + 6, ठीक है, याद रखें। अगली जो अगर समिति की बात करें तो प्रांतीय समिति। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रांतीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। अब देखिए, इनको अगर हम याद करने के क्रम में देखें तो देखें, सलाहकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में BN राव को चुना गया। वहीं संचालन समिति, क्योंकि संचालन कौन करेगा, जो अध्यक्ष होता है। तो वैसे हम याद, देखिए ये सब याद करने के लिए हम कह रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। संचालन समिति यानी जो अध्यक्ष होगा, तो राजेंद्र प्रसाद जी यहाँ पर अध्यक्ष थे, तो इनको संचालन समिति का अध्यक्ष। वहीं संघ समिति, अब देखिए संघ क्या होता है, संघ यानी केंद्र। तो जब केंद्र, अगर आप देखिए पहले हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, तो अब संघ की शक्तियां केंद्र में होती हैं। तो पहले प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, तो वहीं पर संघ समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को याद रखेंगे। ये सब याद करने के लिए हम बता रहे हैं आपको, ताकि आपको
चीजें थोड़ा सा लॉजिक उसके पीछे पता हो तो चीजें थोड़ा लंबे समय तक याद रह पाती हैं। वहीं प्रारूप समिति, अब प्रारूप समिति B.R. अम्बेडकर को, ठीक। वहीं पर प्रांतीय समिति के सरदार पटेल थे, क्योंकि देखेंगे कि जब देश आजाद हो रहा था तो कई राज्य जो थे उनको उनका एकीकरण करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये जुम्मा सौंपा गया था। तो वैसे प्रांतीय समिति का अध्यक्ष के रूप में हम सरदार पटेल को याद रखेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा और देखिए, इसको बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए यहाँ पे वनडे एग्जाम में। वहीं इस बनने के क्रम में, संविधान के बनने के क्रम में कुल 11 अधिवेशन हुए थे। उन 11वें अधिवेशन का जो अंतिम दिन था वह डेट थी 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत या पारित किया गया, ठीक। इन सबसे डेट से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए आप डेट याद रखेंगे। 24 जनवरी 1950 को जितने भी सदस्य थे उनके द्वारा यहाँ पर हस्ताक्षर किए गए, ठीक, संविधान पर। और फाइनली 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया। अब देखिए एक चीज है यहाँ पर कि संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हो गया था, तो इतना लेट 26 जनवरी 1950 को लागू करने की आवश्यकता क्या थी? तो यहाँ पर देखिए एक चीज आती है कि जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1930 में, वहां पर प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था, ठीक है। वो डेट थी 26 जनवरी। तो अब क्योंकि जब संविधान हमारा लागू हुआ था तो उससे पहले 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो चुका था, यानी स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम लोग 15 अगस्त 1947 को मना रहे थे। तो अब इस डेट को, जो 26 जनवरी डेट थी, इस डेट को इतिहास में याद रखने के लिए इन्होंने इस डेट को चुना और 26 जनवरी 1950 को जो है अपना गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने लगे हम लोग, ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। थोड़ा सा और जानेंगे, मूल संविधान जो हमारा था तो वहां पर अनुच्छेदों की संख्या थी 395, भाग 22 थे और अनुसूचियां जो थी वो 8 थी। ये हमारा मूल संविधान में था। अगर हम वर्तमान में बात करें तो अनुच्छेद तो इतने ही हैं 395, भाग 22 ही हैं, लेकिन समय समय पर संशोधन करके अनुसूचियां बढ़ा दी गई हैं और 4 अनुसूचियां बढ़ चुकी हैं। अगर हम बात करें वर्तमान में तो 12 टोटल अनुसूचियां हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के साथ में चीजें आपने समझी हैं तो आपको रटना नहीं पड़ेगा चीजों को और आप थोड़ा लंबे समय तक इनको याद रख पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।